नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम 300 में। आज 16 फरवरी को जो ऑडिटर का एग्जाम हुआ है यूपी ट्रिपल एससी का, उसका हम कंप्यूटर और यूपीजीके का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कंप्यूटर से आया था वो पूछा था, जो आपको अपने पीसी से आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक सीधी लाइन के बिना इंटरनेट से कनेक्ट करने देता है, तो वो क्या है? तो वो होता है वाईफाई। वाईफाई के थ्रू हम बिना तार के जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न था, मैचिंग से रिलेटेड है, हमको मैचिंग करनी है। तो सबसे पहले दिया है सिंप्लेक्स चैनल। तो सिंप्लेक्स क्या होता है? सिंप्लेक्स में जो हमेशा जो इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन होता है वो एक डायरेक्शन में होता है, यूनि डायरेक्शन में होता है। यानी कि एक इसमें जो होता है सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, और ये सेंडर और रिसीवर जो होते हैं वो हमेशा के लिए फिक्स रहते हैं। यानी कि जो सेंडर है वो मैसेज सेंड करेगा और जो रिसीवर है वो मैसेज रिसीव करेगा। इन दोनों के जो कार्य हैं वो चेंज नहीं हो सकते। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल होता है जब आपने कभी अपनी केबल जो वो आती है, केबल टीवी आती है, जो चैनल्स आते हैं केबल के थ्रू, वो जो होता है वो सिंप्लेक्स का जो है वो बढ़िया उदाहरण है। यानी कि जो वहाँ से जो सिग्नल आते हैं वो हमारे जो आपका सेट टॉप बॉक्स होता है वहाँ पे रिसीव होता है, सेट टॉप बॉक्स जब रिसीव करता है, ये जो है वो सिग्नल वापस भेज नहीं सकता। तो इसका सिंप्लेक्स का क्या हो जाएगा? केवल एक ही दिशा में सिग्नल भेजता है। तो 1 का हो जाएगा ई। सेकंड है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? तो हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे वॉकी-टॉकी होता है। वॉकी-टॉकी में दोनों साइड मतलब सेंटर रिसीवर अपने जो है वो पोजीशन चेंज कर सकते हैं। सेंटर रिसीवर बन सकता है, रिसीवर सेंटर बन सकता है, मगर एक बार में जो है वो या तो सेंडर रहेगा या रिसीवर रहेगा। यानी कि एट अ टाइम या तो वो सिग्नल रिसीव कर सकता है या सेंड कर सकता है। दोनों चीज़ें एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती। तो इसका एग्ज़ाम्पल हो गया वॉकी-टॉकी। तीसरा है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? यानी कि एट द टाइम सेंडर जो है वो रिसीव भी कर सकता है और जो है वो सेंड भी कर सकता है। तो सेंडर रिसीवर वो दोनों काम एक साथ ही कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। इसका फुल डुप्लेक्स का एग्ज़ाम्पल हो गया आपका, जैसे जो भी आप फ़ोन पर बात करते हो, मोबाइल पर बात करते हैं, वो आपका हो गया आपका फुल डुप्लेक्स का मॉडल एग्ज़ाम्पल। तो हाफ डुप्लेक्स का एग्ज़ाम्पल हो जाएगा वॉकी-टॉकी। फुल डुप्लेक्स में हो जाएगा दोनों दिशाओं में एक साथ सिग्नल भेजता है। एग्ज़ाम्पल क्या हो गया? आपका जो भी आप टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशन करते हैं, टेलीफ़ोन पे करते हैं, मोबाइल पे करते हैं, वो हो गया आपका फुल डुप्लेक्स चैनल का एग्ज़ाम्पल। तो इसका हो जाएगा 2 का सी हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा और 1 का ई हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, इसमें भी मैचिंग करनी थी। पहले दिया है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, फिर फाइल मैनेजमेंट टूल्स, फाइल इन्फॉर्मेशन, सिक्योरिटी मैकेनिज़्म और फिफ्थ ऑप्शन है फाइल एक्सेस। तो इसमें देखते हैं, इसमें जो फाइल मैनेजमेंट टूल है, तो इसमें टूल है तो कौन क्या ये टूल क्या करेंगे? तो हमें करेंगे टूल्स फॉर मूविंग एंड मैनिपुलेटिंग फाइल्स बिटवीन डिवाइसेस। हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में लिखा है डिवाइस के बीच फाइलों को ले जाने और हेर-फेर के लिए उपकरण। तो ये क्या आ जाएँगे आपके? ये हो जाएँगे फाइल प्रबंधन उपकरण। तो 2 का हो जाएगा ई। फिर आता है 3 में हो जाएगा फाइल इन्फॉर्मेशन। तो फाइल इन्फॉर्मेशन में क्या होगा? फाइल का नाम होगा, उसकी डिटेल होंगी, क्या साइज़ है, क्या उसका एक्सटेंशन है, क्या प्रोटेक्शन लेवल है कि नहीं प्रोटेक्टेड। तो 3 का हो जाएगा डी। अगर मैचिंग करेंगे तो हो जाएगा 1 का सी, 2 का ई, 3 का डी, 4 का ए और 5 का बी। अगला प्रश्न आया था, प्रोटोकॉल का एक स्तरित सेट कौन-सा है? व्हिच इज़ अ लेयर्ड सेट ऑफ प्रोटोकॉल। यानी कि कौन जो प्रोटोकॉल है वो किसी लेयर पे वर्क करते हैं। जैसे कि इंटरनेट लेयर हो गई आपकी ओसीआई मॉडल की, उस पे वर्क करते हैं, ये एग्ज़ाम्पल है। तो इसमें हो जाएगा आपका टीसीपी आईपी जो आपका प्रोटोकॉल है, वो जो है वो आपका लेयर्ड प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न है, मशीन लर्निंग में शामिल है जो सीखने के लिए डेटा का उपयोग करता है। तो मशीन लर्निंग में कौन क्या होती है? मशीन लर्निंग में डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम होती हैं और उन एल्गोरिदम की मदद से जो मशीन जो है वो सीखती है और इम्प्रोवाइज़ करती है। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर जो प्रतियों को पुनर्वितरित करने का अधिकार के साथ उपलब्ध कराया जाता है। सॉफ्टवेयर व्हिच इज़ मेड अवेलेबल विद राइट टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज़। यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप खरीद लें और उसके बाद उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको बोलते हैं शेयरवेयर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा उपकरण आपको अपने कंप्यूटर की पावर को टेलीफ़ोन प्रणाली की वैश्विक पहुँच के साथ संयोजित करने की अनुमति देता है? तो वो क्या है? ये होता है मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। अगला प्रश्न है, समानांतर पोर्ट में से कितने बिट डेटा भेजे जाते हैं? तो जो आपका पैरेलल पोर्ट है वो एक बार में कितने बिट डेटा भेज सकता है? 8 बिट डेटा भेज सकता है आपका जो पैरेलल पोर्ट है। अगला प्रश्न है, एनईजीपी की आर्किटेक्चर में कितनी परतें शामिल हैं? तो जो एनईजीपी है इसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल ई गवर्नेंस प्लान्स, और इसमें कितनी इसके आर्किटेक्चर में कितनी लेयर है? तो इसमें है 5 लेयर है। पहली कौन-सी है? तो पहली है स्टेट डेटा सेंटर, दूसरी हो जाएगी उसका फुल फॉर्म है स्वान यानी कि स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, तीसरी है कॉमन सर्विस सेंटर जिसको सीएससीज़ बोलते हैं, चौथी मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर गेटवे होते हैं जिसमें 2 इसके 2 टाइप है। एक है आपका नेशनल लेवल पे जिसको एनएसडीजी कहते हैं और एक है आपका स्टेट लेवल को जिसको कहते हैं एसएसडीजी, और 5वीं जो हो गई वो है होगी आपकी एमएसडीजी, जिसका फुल फॉर्म है मोबाइल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे। ये जो है इस पेपर का सबसे टफ क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, एक समीकरण है जो वर्कशीट डेटा पर संचालन करता है। इज़ एन इक्वेशन दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वर्कशीट डेटा।
तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फ़ॉर्मूला या सूत्र। अगला प्रश्न है मैचिंग का है। पहला है प्रोग्राम लोड करना, प्रोग्राम स्टार्ट, यूज़र इंटरफ़ेस, हॉल्ट निर्देश और लास्ट है समवर्ती प्रोग्राम निष्पादन। तो इसमें मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो फिफ्थ ऑप्शन दिया है इनपुट, आउटपुट और प्रबंधन करता है और निर्देशों को निष्पादित करता है। तो ये जो फ़ंक्शन है ये सीपीयू का फ़ंक्शन होता है। ये जो है ये इनमें से किसी का भी फ़ंक्शन नहीं है। जैसे कि इसमें जो दिया है हॉल्ट निर्देश, तो इसका तो ठीक दिया है कि हॉल्ट निर्देश प्रोग्राम को रोकता है और कंप्यूटर को प्रोग्राम को रोकता है और कंप्यूटर को रोक देता है। ये तो ठीक है। मगर इसका जो ऑप्शन है, जो ई का ऑप्शन है, ये इनमें से कोई भी नहीं होगा। क्योंकि ये सीपीयू का फंक्शन है। तो इसका हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है, कौन-सा डेटा प्रसंस्करण की विश्वसनीयता है? तो व्हाट इज़ द ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग? तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे वेरासिटी। ये 5 वी होते हैं, जो बिग डेटा होता है उसमें 5 वी होते हैं। वेरासिटी, वेलोसिटी, वैरायटी और वॉल्यूम। अगला है स्तंभ ए, यानी मैचिंग करनी है कॉलम 1 को कॉलम बी से। पहले दिया है संदेश, इंग्लिश में देखते हैं। पहले दिया है कॉलम ए में दिया है मैसेज, फिर दिया है चैनल यूटिलाइजेशन, तीसरा है पैकेट और चौथा प्रोटोकॉल, फिर मैसेज लेंथ। इसमें भी मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए वो ई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो मैसेज है उसका जो मैचिंग होना चाहिए वो ए होना चाहिए। डेटा विद इन्फॉर्मेशन लाइक एड्रेस। तो डेटा जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हो उसे मैसेज कहते हैं या संदेश कहते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं गया है जिसमें 1 में ए ऑप्शन हो। क्योंकि सब में देखो 1 बी है, ई है और बी है। तो इसमें नन ऑफ दीज़ होना चाहिए। अगला प्रश्न था डायल अप लाइनों पर आईपी पैकेट रिले करने वाला पहला प्रोटोकॉल कौन-सा था? तो वो था आपका सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, सीरियल लाइन आईपी। अगला प्रश्न है मैचिंग का ये भी है, अर्पानेट, फिर है ईथरनेट, फिर रे टॉमलिंसन, फिर टिम बर्नर्स-ली। सबको पता होगा रे टॉमलिंसन ने क्या किया था? इन्होंने जो है वो ईमेल का आविष्कार किया था, इन्वेंट किया था। टिम बर्नर्स-ली ने क्या किया था? इन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसका आविष्कार किया था। इसमें मैचिंग जब हम करेंगे तो 3 का हो जाएगा सी, 4 का हो जाएगा ए और आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 का ई हो जाएगा, 2 का डी, 3 का सी, 4 का ए और 5 का बी। अगला प्रश्न है, अब यूपी जी के आ गया है। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकर मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा जो है कथन वो सही है? तो ये जो राकर मिट्टी है, इसके बारे में कथन सही कौन-सा है? तो यहाँ तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं। राकर मिट्टी जो है वो जो लाल मृदा होती है उसी का जो है वो एक टाइप है। तो यहाँ तिल और चने की फसलें उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, ललितपुर जिला जो है वो किस डिवीज़न का हिस्सा, अब डिवीज़न से भी प्रश्न पूछ रहा है। तो कौन-सी डिवीज़न में आता है ललितपुर? तो ये आता है आपके झांसी डिवीज़न में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? वो है आपके सोनभद्र जिले में। अगला प्रश्न, मैचिंग से था। इधर जो है आपके विश्वविद्यालय दिए गए हैं, उनकी मतलब कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं और इधर उनको उनके नाम से मैच कराना है। पहला है यूपी का पहला विश्वविद्यालय, तो सबको पता होगा यूपी का पहला विश्वविद्यालय कौन-सा है? वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कब फाउंड किया गया था? 1887 में। तो 1 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट है यूपी और एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय, तो ये यूपी का सबसे बड़ा कौन-सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बीएचयू बनारस हिंदी विश्वविद्यालय। तीसरा ऑप्शन है, इसको अगर 4 ऑप्शन आप अगर आपको पता होता तो आप आसानी से इसको मैच कर सकते थे। यह यूपी राज्य सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय। तो यूपी में एक ही ओपन यूनिवर्सिटी है, वो कौन-सी है? वो है राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। 4 का हो जाएगा सी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी और 4 का सी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। तो बहराइच के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, जिले में बने गेहूं के डंठल से बने हस्तशिल्प उत्पादों ने बहुत लोकप्रियता हासिल की है। तो अगर आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पढ़ा होगा ओडीओपी, तो उसमें जो बहराइच है वहाँ पे गेहूं के डंठल से हस्तनिर्मित जो पेंटिंग बनाई जाती है वो एम्ब्रॉयडरी में आपकी पेंटिंग बनाई जाती है। तो पहला जो ऑप्शन है वो सही हो रहेगा। नेक्स्ट है, इस क्षेत्र के शिल्पकार अनोखी कलाकृति बनाते हैं जिसके चित्रों का आकार गेहूँ के डंठल का उपयोग करके कपड़े की फ्रेम पर तैयार किया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, बहराइच देवीपाटन जिले के दक्षिणी पूर्व भाग में स्थित है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कथन ए और बी दोनों सही है और तीसरा गलत है। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजे के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? तो हमें गलत कथन बताना है। पहला कथन है, यह दुनिया का सबसे ऊँचा प्रवेश द्वार है, ये भी सही है। दूसरा है, यह फतेहपुर सीकरी का मुख्य द्वार है। तो ये जो ऑप्शन जो है बी जो कथन है ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फतेहपुर सीकरी का मुख्य द्वार नहीं है। फतेहपुर सीकरी में जो जामा मस्जिद बनवाई थी उसका ये मेन एंट्रेंस गेट है। तो फतेहपुर की जामा मस्जिद का एंट्रेंस गेट है
जो बुलंद दरवाज़ा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था 1575 में। कुछ किताबें में आपको 1572 और 73 भी मिल जाए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी अभयारण्य प्रसिद्ध हैं? तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। क्यों? क्योंकि ये यूपी में भी आता है, एमपी में भी आता है और राजस्थान में भी आता है। ये जो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है, ये 3 स्टेट में आता है, यूपी, एमपी और राजस्थान में। और कौन-कौन से हैं? तो घड़ियाल एंड कंज़र्वेशन के लिए यूपी में, अगर सिर्फ़ यूपी में और इनमें से होता अगर कतर्निया घाट होता, तो वहाँ भी जो है घड़ियाल कंज़र्वेशन किया जा रहा है। कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? बहराइच में। और अभी रिसेंटली बनाई गई है कुकरेल घड़ियाल रिहैबिलिटेशन सेंटर जो कि लखनऊ में है। तो कतर्निया घाट भी है और कुकरेल घड़ियाल रिहैबिलिटेशन सेंटर लखनऊ, तो ये भी है घड़ियाल के लिए। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन किस साहित्यिक आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे? तो इनके जो इन्होंने आंदोलन किया था, लिटरेरी मूवमेंट किया था आपका, तो वो था नई कविता। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोही जो है आपको पता होगा कालीन निर्माण के लिए वो आता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। अगला प्रश्न है, मैचिंग से है, चौथी बौद्ध परिषद या चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो सबको पता होगा कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और जो इस समय शासक कौन था? तो कनिष्क था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। और ये कब हुई थी? तो ये पहली शताब्दी में 72वीं ईसी में हुई थी, यानी 72 एडी में हुई थी। कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्ष कौन था? आपका अध्यक्ष थे वसुमित्र और शासक कौन था? वो था कनिष्क। सो 1 का बी हो जाएगा। पाहियान ने भारत का दौरा कब किया था? तो पाहियान आया था आपका 399 से 412 ईस्वी तक ये रहा था पाहियान। और उस समय शासक कौन था? तो उस समय था चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्य था। तो 4 का ए हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी और 4 का ए। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? ये सबको पता होगा, समुद्रगुप्त को। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था श्रीगुप्त। इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिर्ज़ा गालिब और फिराक गोरखपुरी से जुड़ी प्रसिद्ध से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। अच्छा, तो इनका पूछ रहा है कि ये जो राइटिंग स्टाइल थी इनकी वो क्या थी? तो ये गज़ल जो है वो लिखते थे। इनकी जो राइटिंग स्टाइल थी वो थी गज़ल। फिराक गोरखपुरी का जो असली नाम है वो भी याद कर लीजिए। इनका असली नाम था रघुपति सहाय। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया है? तो ये जो है आपका बनी जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर कर दिया गया है स्वामी परमहंस। अगला प्रश्न मैचिंग से है। लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ और मथुरा ये 1857 से जो विद्रोह हुआ था, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा है। तो 1857 में जो विद्रोह था वहाँ पे लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रही थी? तो वो थी बेगम हज़रत महल, तो 1 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट है इलाहाबाद में नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वो थे मौलवी लियाकत अली, 2 का ए हो जाएगा। फिर मेरठ में, तो मेरठ में नेतृत्व कर रहे थे कदम सिंह, 3 का डी हो जाएगा। और मथुरा में कर रहे थे देवी सिंह, 4 का बी। सो 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का बी। ऑप्शन जो डी है आपका वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये पूछा गया है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की निम्नलिखित संरचना का उनकी संख्यक संख्या से मिलान करिए। तो पहला है राज्यपाल द्वारा मनोनीत, स्थानीय निकायों से कितने चुने जाते हैं, विधानसभा द्वारा कितने निर्वाचित होते हैं और शिक्षकों द्वारा कितने निर्वाचित होते हैं। तो स्थानीय निकायों से चुने जाते हैं आपके, हो गए आपके 36 सदस्य स्थानीय निकायों से चुने जाते हैं। विधानसभा द्वारा कितने निर्वाचित किए जाते हैं? 38 सदस्य किए जाते हैं। और शिक्षकों द्वारा कितने निर्वाचित किए जाते हैं? तो शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं 8 सदस्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी। राज्यपाल कितने निर्वाचित करेगा? तो राज्यपाल मनोनीत करेगा 10 सदस्य। अगला प्रश्न है, कौशाम्बी का एक हिस्सा है, तो इसमें पूछ रहा है कौशाम्बी किस डिवीजन में आता है? पहले ललितपुर जो था, अब पूछ रहा है आपका कौशाम्बी, तो कौशाम्बी आएगा आपका प्रयागराज डिवीजन में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कौन-सा जिला मध्य प्रदेश के साथ जो है सीमा साझा करता है? तो मध्य प्रदेश से कितने जिले हैं? टोटल 11 जिले हैं, उनमें से चित्रकूट भी है और महोबा भी है। तो ये इसका सही ऑप्शन रहेगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के संपूर्ण मध्य क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश का जो अ, मध्य क्षेत्र वाला एरिया है, यहाँ पे पाई जाती है रेतीली दोमट मिट्टी, या जिसको सैंडी लोमी सॉइल कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सी रचना राहुल सांकृत्यायन की नहीं है? तो इसमें दिवोदास, जयोध्याय और जीने के लिए, ये तीनों ही रचनाएँ जो हैं वो राहुल सांकृत्यायन की है। इसमें जो शांति धर्म है, ये जो है वो मुझे गूगल पर भी नहीं मिली, तो इसका मुझे नहीं पता है। तो मेरे ख्याल से इसका जो आंसर है वो ए हो जाना चाहिए। अगर आपको सही आंसर पता हो इसका तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न है, रेपसीड और सरसों यानी कि जिसे तिलहन कहते हैं, के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? ये पूछा है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार।
तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023 और 24 के अनुसार जो है सरसों और रेपसीड के उत्पादन में जो यूपी का था वो चौथा स्थान था। नंबर 1 पे आपका राजस्थान था। अंतिम प्रश्न था, गोंडा में वन विभाग ने निम्नलिखित में से किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है आपके सरयू नदी पर। सरयू नदी पर जो है वो आपका टर्टल जो है कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जा रहा है गोंडा के पास सरयू नदी पर। तो ये आज का पेपर था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।